हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ राकेश सर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन या माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत क्वेश्चंस में एमसीक्यू के रूप में और उनकी डिटेल्स के रूप में लग के आया हूँ। इससे पहले हम कल के कुछ क्वेश्चंस जो बच गए थे उनको कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। कि कोशिका भित्ति अनुपस्थित है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है तो आपको बताना है किस में अनुपस्थित होती है, पादपों में, कवक में, जीवाणु में या जंतुओं में। तो आप जानते हैं कोशिका भित्ति या सेल वॉल जो है कि जंतुओं में अनुपस्थित होती है, यह प्लांट्स में पाई जाती है, प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट कि कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा। आईएमपी क्वेश्चन कहूँगा मैं इसको कि कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा। आपका पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट कोच या इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका भित्ति को सबसे पहले जिन्होंने देखा वो रॉबर्ट हुक हैं। अगला क्वेश्चन है कि शैवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है। तो आपको बताना है कि शैवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है। ऑप्शन है सेल्यूलोज, सुबेरिन, क्यूटिन या फिर काइटिन की। तो शैवालों की जो कोशिका भित्ति सेल वॉल जो होती है वह मुख्य रूप से सेल्यूलोज की बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेल्यूलोज की बनी होती है। अब हम सेल वॉल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ लेते हैं कि खोज किसने की, क्या चीज़ें पाई जाती हैं, क्या नहीं पाई जाती, क्या कार्य होते हैं इसके। तो सेल वॉल की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी और इसकी जो उपस्थिति है प्लांट्स में अधिकतर पाई जाती है, प्लांट सेल्स में। पादप, कवक, बैक्टीरिया या नीलहरित शैवाल, इन सभी में प्लांट सेल या सेल वॉल मौजूद रहता है। अनुपस्थित जो है जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है, माइकोप्लाज्मा में नहीं पाई जाएगी, यह इन दोनों में नहीं पाई जाएगी। पादप कोशिका बाह्य आवरण, पादप कोशिका का बाह्य आवरण जो होता है कैसा होता है वह हम देखेंगे। यह एक निर्जीव होता है। प्लांट सेल का बाह्य आवरण पारगम्य होता है, मतलब पदार्थ बाहर से अंदर की तरफ जा सकते हैं और कोशिका को दृढ़ बनाता है, यह कोशिका को दृढ़ बनाता है। अगला है कि शैवालों की कोशिका भित्ति, शैवालों की कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है। तो अभी अभी हमने देखा है कि शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। फिर है नेक्स्ट कि अन्य पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है। देखिए शैवालों की कोशिका भित्ति तो सेल्यूलोज की बनी होती है, इसके अलावा सेल वॉल में कुछ अन्य ऐसे भी पादप होते हैं जिनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की या हेमी सेल्यूलोज या फिर पैक्टिन, इनकी भी बनी होती है। तो अन्य पादपों की कोशिका भित्ति जो बनी होती है सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पैक्टिन, इनसे बनी होती है। अगला है कि कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति काय की बनी होती है। तो कवकों की कोशिका भित्ति जो है काइटिन की बनी होती है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कवकों की कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है। अगला है कि अन्य पदार्थों के रूप में सेल वॉल में क्या क्या हो सकता है। सेल वॉल में अन्य पदार्थ के रूप में और क्या क्या होता है। लिग्निन, लिग्निन जो होता है यह सेल वॉल को, ये कोशिका भित्ति को मजबूती प्रदान करता है। क्यूटिन जो होता है यह जल ह्रास की दर को रोकता है या जल की कमी को रोकता है। सुबेरिन यह पानी के लिए अपारगम्य होता है, यह वाटर का स्थानांतरण कह सकते हैं या अपारगम होता है, उसको अंदर नहीं जाने देता है सुबेरिन। इसी में अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट कि पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो अभी हमने देखा था कि पादपों में कोशिका भित्ति किस चीज़ की पाई जाती है, सेल्यूलोज की, हेमी सेल्यूलोज की या पैक्टिन की। तो पादपों में कोशिका भित्ति जो पाई जाती है वह इन सभी की पाई जाती है, सेल्यूलोज की भी पाई जाएगी, हेमी सेल्यूलोज की भी पाई जाएगी और पैक्टिन की पाई जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अरे के संदर्भ में गलत चुनना है आपको।
कि कोशिका भित्ति में उपस्थित पदार्थ जो हैं और उनके जो कार्य हैं उसके संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है, कौन सा ऑप्शन गलत है आपको बताना है। पहला है लिग्नॉन मजबूती प्रदान करता है, क्यूटिन दूसरा जल की हास से बचाना यह काम है इसका, तीसरा है सुबेरिन जल का संवहन करना, यह चौथा इनमें से सभी। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि लिग्निन मजबूती प्रदान करता है, यह तो सही है। दूसरा है कि क्यूटिन जल को हाथ से बचाता है या जलहास की दर को रोकता है, यह भी सही है। तीसरा जो ऑप्शन है सुबेरिन जो कि जल संवहन करता है, यह गलत है, क्योंकि यह जल संवहन नहीं करता है, यह जल को रोकता है, यह जल को अंदर से बाहर जाने से रोकता है, तो यह गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली मुख्यतः बनी होती है, तो कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कोशिका झिल्ली जो बनी होती है, पहला ऑप्शन है प्रोटीन और लिपिड से, दूसरा सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज से, तीसरा है लिग्निन और पेक्टिन से, या चौथा क्यूटिन और सुबेरिन से। तो आपका आंसर हो जाएगा कि कोशिका झिल्ली जो होती है सेल मेम्ब्रेन वह प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है? इनमें से कौन सी वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है? तो कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन जो है यह वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। वर्णात्मक का मतलब यह होता है, यह होती है चयनात्मक, मतलब यह सिलेक्टिवली पदार्थों को अंदर या बाहर जाने देती है। यह मतलब यह है कि कोई किसी भी सेल वॉल में या सेल मेम्ब्रेन में चयनात्मक रूप से कुछ पदार्थ अंदर जा पाएंगे, सभी पदार्थ अंदर नहीं जा पाएंगे। तो पहला ऑप्शन है आपका कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति या राइबोसोम की झिल्ली, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सी वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है? तो आप जानते हैं कोशिका झिल्ली जो कि वर्णात्मक या चयनात्मक होती है कि सिलेक्टिव रूप में इसमें पदार्थ अंदर या बाहर जा सकते हैं, सभी पदार्थ को अंदर जाने की, एक प्रकार से कह सकते हैं सभी पदार्थ इनकी परमिशन के बगैर अंदर नहीं जा सकते हैं। तो बहुत ही सिलेक्टिव रूप में पदार्थ इसके अंदर जाते हैं। हम देखते हैं अगला है कि सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में कोशिका झिल्ली है क्या? तो जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। देखिए यह एक सेल है, प्लांट सेल या जंतु कोशिका कहते हैं, सॉरी एनिमल सेल है यह एक। तो इसमें जो सबसे बाहर आवरण आपको दिख रहा है यह सेल मेम्ब्रेन है, और इसके सेंटर में न्यूक्लियस केंद्रक होता है। तो जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली कहलाते हैं। दूसरा है कि इसे प्लाज्मा झिल्ली और जीव झिल्ली भी कहते हैं। देखिए इसके दो नाम और हैं, इसे प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जीव झिल्ली भी कहा जाता है। अगला है कि यह बनी किसकी होती है? यह प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है। इससे पहले हमने यह क्वेश्चन देखा है, अभी पूछा गया यह क्वेश्चन आपसे कि सेल मेम्ब्रेन बनी होती है प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। अगला है यह लचीली होती है और सजीव भी होती है। लचीली होती है और सजीव भी होती है, चूंकि जंतु कोशिका में पाई जाती है तो सजीव होगी। अगला है कि चयनात्मक या सिलेक्टिवली रूप से पारगम्य झिल्ली है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सेल मेम्ब्रेन चयनात्मक या पारगम्य झिल्ली होती है, मतलब इसके अंदर कोई भी पदार्थ सिलेक्टिवली रूप से जा सकता है। हर प्रकार का वाटर हो या सॉइल हो जो अंदर नहीं जा सकता, कुछ सिलेक्टिवली पदार्थ ही अंदर जा सकते हैं। अगला है कि कोशिका के अंदर या बाहर पदार्थों का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली द्वारा दो तरीके से हो सकता है। कोशिका के अंदर पदार्थों का आदान प्रदान जो है अंदर या बाहर कोशिका झिल्ली के द्वारा सिर्फ दो तरीके से हो सकता है। क्या है वो? पहला तो है विसरण, जिसे हम डिफ्यूजन कहते हैं, और दूसरा है परासरण, जिसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो विसरण और परासरण इनके माध्यम से कोशिका के अंदर पदार्थों का आदान प्रदान होता है। तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले कि विसरण क्या होता है, डिफ्यूजन क्या है। मैंने आपके लिए डायग्राम भी बनाया है, इसके माध्यम से हम समझेंगे।
कि डिफ्यूजन होता क्या है। तो विसरण क्या है? कणों के उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थानों की तरफ जाने की प्रक्रिया विसरण कहलाती है। मतलब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना, यह कहलाता है विसरण की प्रक्रिया, डिफ्यूजन। जैसे कि आप डायग्राम में देखते हैं, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, तो सेल के अंदर या कोशिका के अंदर मौजूद CO2 और O2 मौजूद है। तो CO2 जो है इसके अंदर उच्च सांद्रता के रूप में उपस्थित है और यह बाहर लो सांद्रता के रूप में जा रही है। और यहाँ देखिए नीचे जो ऑक्सीजन है, जो सेल के बाहर O2 ऑक्सीजन के रूप में उपस्थित है और यह कम सांद्रता के रूप में बाहर से अंदर आ रही है। तो यह है विसरण का देख सकते हैं, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? देखिए प्रक्रिया तो दोनों में सेम ही होती है कि दोनों ही उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ही जाते हैं, पर ऑस्मोसिस या परासरण में यह होता है कि यह चयनात्मक रूप से अंदर या बाहर जाने देता है किसी भी पदार्थ को। तो आप चाहें तो डायग्राम को बहुत अच्छे से यह वीडियो रोककर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं समझने के लिए। तो चलिए देखते हैं परासरण की क्रिया क्या होती है। जल के अणु का चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थानों की तरफ जाने की प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले स्थानों की तरफ जाने वाली प्रक्रिया को परासरण कहते हैं, किंतु जल के अणु का चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा, यह चीज बहुत महत्वपूर्ण है। तो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली आप देख सकते हैं, चित्र में दिखाया गया है। ये एक सेल है, तो इसकी जो बाहरी लेयर है, देखना डबल लेयर दिखाई गई है, तो यह चयनात्मक पारगम्य झिल्ली यही है। एक तरफ आप देख सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये मूवमेंट कर रहे हैं अंदर की तरफ, सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया, ये सब मूवमेंट कर रहे हैं। ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, मतलब कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इनसाइड योर सेल्स, मतलब ये सेल के अंदर की तरफ कुछ पदार्थों का विसरण हो चुका है या परासरण हो चुका है, और यह सेल के बाहर हैं जो पदार्थ हैं सॉल्ट या वाटर के रूप में है। तो आप देख सकते हैं, अच्छे से वीडियो से समझ सकते हैं कि ये जो झिल्ली है चयनात्मक रूप से वाटर और सॉल्ट को अंदर कर रही है। चलिए अगले कुछ क्वेश्चंस हैं कि खालिस्तान प्रक्रिया द्वारा पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार जाते हैं। तो वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार जाते हैं? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है विसरण, परासरण, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने आपको बताया कि विसरण और परासरण की क्रिया में जो है पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार जाते हैं, तो यह विसरण के माध्यम से भी जाते हैं, परासरण के माध्यम से भी जाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट कि जल के अणु की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली से हो तो उसे क्या कहते हैं? देखिए जल के अणु की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली से हो तो उसे क्या कहते हैं? अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले ऊपर डायग्राम में देखा है। यह प्रक्रिया परासरण कहलाती है। परासरण कहलाती है। ओस्मोसिस यह क्रिया कहलाती है, ओस्मोसिस या परासरण। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो संरचना है को केवल खालिस्तान से देखा जा सकता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना को किससे देखा जा सकता है? ऑप्शन है आपका पहला टेलीस्कोप, दूसरा है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, तीसरा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, यह चौथा है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। तो आप जान सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ही महीन और सूक्ष्म संरचना होती है जिसको सिर्फ बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। और आप जानते हैं सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, यह इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। तो आपका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आप बहुत ही छोटे से छोटे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या किसी भी थिन लेयर को भी चेक कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीव द्रव्य
किसका सम्मिलित रूप है? जीवद्रव्य किसका सम्मिलित रूप है? पहला है कोशिका द्रव्य और कोशिका भित्ति का, दूसरा है कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली का, तीसरा है कोशिका द्रव्य और केंद्रक का, और चौथा है कि कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली का। तो मैंने आपको अपने दूसरे वीडियो में बताया था कि जीवद्रव्य जो है किससे मिलकर बना होता है, तो यह आएगा कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका द्रव्य और केंद्रक साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस से मिलकर बनता है आपका जीवद्रव्य। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस से मिलकर बनता है आपका जीवद्रव्य। अगला क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? आपको बताना है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। देखिए, ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन इसीलिए है क्योंकि आपकी बहुत सी बुक में आपको माइटोकॉन्ड्रिया की खोज के नाम से साइंटिस्ट के नाम कुछ और दिए गए हैं जो आप शुरू से पढ़ते आए हैं, लेकिन अभी आपको पता चलेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका ऑप्शन है अल्बर्ट वॉन कॉलिकर, दूसरा है बेंडा, तीसरा है रॉबर्ट ब्राउन, ये चौथा है ल्यूवेनहॉक। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वह है अल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने की थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपने तो शायद बेंडा या अल्टमैन का नाम पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज तो इन्होंने की थी, लेकिन जो एक्चुअल में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करता है वो हैं अल्बर्ट वॉन कॉलिकर, और 1857 में इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ स्पेशल फैक्ट जान लेते हैं जिससे आप लोगों को भी क्लियर हो जाएगा कि इसकी खोजकर्ता कौन है या इसका सही नाम क्या है। देख सकते हैं आप कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1857 में अल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने की थी। तो ये चीज़ क्लियर कर लीजिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1857 में अल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने की थी, और 1886 में अल्टमैन ने इन्हें बायोप्लास्ट का नाम दिया था। याद रखिएगा, ये बहुत ही आईएमपी फैक्ट हैं, इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा कि 1886 में अल्टमैन ने इसे बायोप्लास्ट का नाम दिया था, और 1898 में बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में नाम दिया। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि 1857 में अल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने इसकी खोज की, 1886 में अल्टमैन ने बायोप्लास्ट का नाम दिया, और फाइनली 1898 में बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसे। अगला है कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, दोहरी झिल्ली युक्त होता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता कैसा है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोहरी झिल्ली युक्त होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है। अगला है कि इसका खुद का डीएनए एवं राइबोसोम होता है। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। अगला है कि क्रेब्स चक्र में वायवीय कोशिकीय श्वसन होता है। अब वायवीय कोशिकीय श्वसन क्या होता है? तो क्रेब्स चक्र में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ पदार्थ बनते हैं जो वायवीय श्वसन के द्वारा क्रिया करते हैं, जैसे कि पायरुविक एसिड बनता है। पायरुविक एसिड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल और CO2 देता है, इसके साथ ही ATP के रूप में काफ़ी एनर्जी भी देता है। हाँ, तो है वायवीय कोशिकीय श्वसन करता है क्रेब्स चक्र में माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुविक एसिड का पूर्ण अपघटन यहीं पर होता है। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुविक एसिड का पूर्ण अपघटन होता है, और यह ATP के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यह प्रोसेस होती है क्रेब्स चक्र की, कि पायरुविक एसिड है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन कर रहा है, H2O दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, और जो ऊर्जा, ये एनर्जी जो निकल रही है वो ATP के रूप में निकल रही है। तो आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जब प्रोसेस होती है तो 38 ATP बनते हैं, जिसमें से 36 ATP शायद यूज़ हो जाते हैं और सिर्फ 2 ATP का निर्माण रह जाता है, या 2 ATP बचते हैं। ये सब प्रोसेस अब आगे पढ़ेंगे। और फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट, कि क्रेब्स चक्र की घटनाएं कहाँ होती हैं? तो क्रेब्स चक्र की घटनाएं कहाँ होती है आप जानते ही हैं।
क्रेब्स चक्र की घटनाएं होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न अभिक्रिया खालिस्तान में होती है। नीचे की रिएक्शंस दी गई है, देखिए आप कि पायरुविक एसिड है, O2 ऑक्सीजन की प्रेजेंट्स में यह क्रिया करती है। O2 जो क्रिया करती है O2 ऑक्सीजन से, जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, फिर ऊर्जा निकलती है, वो भी ATP के रूप में। तो आपको बताना है कि यह अभिक्रिया है क्या और यह किस में होती है। कोशिका द्रव्य में होती है, केंद्रक द्रव्य में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, या राजधानियों में होती है। तो जस्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि पायरुविक एसिड से जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ATP के रूप में एनर्जी का निकलना, यह सब क्रिया जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि शक्तिग्रह कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, काफ़ी समय से पढ़ते आ रहे हैं, शायद 6 क्लास से ये आपने पढ़ने को मिलता है कि कोशिका का पावर हाउस या शक्तिग्रह किसे कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया आएगा आपका आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। अगला है कि निम्न में से किसमें कोशिका को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है। तो किसमें कोशिका को घुला देने या नष्ट करने की क्षमता होती है, तो यह जो है लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम में यह क्षमता होती है, वह कोशिका को घुला देता है या इसे नष्ट कर देता है। तो ये थे आज के आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया और सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़े हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में मदद करेंगे। तो थैंक यू सो मच। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।